नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। प्यार, इश्क, शायरी, कविता और लेखन किसी की बपौती नहीं है। इसे जब होना होगा और जब इसे बाहर आना होगा वो किसी न किसी तरह बाहर आ ही जाता है। पति पत्नी के संबंधों पर लाखों किताबें, संस्मरण, कविता, शायरी और न जाने क्या क्या आपने सुना, देखा और पढ़ा होगा। आज आपको एक ऐसी ही कहानी से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसको खुद ही उस शख्स की शरीके हयात ने दुनिया के सामने रखा है। नाम है देवेंद्र फडणवीस और इनकी शरीके हयात का नाम है अमृता। राजनीतिक उठापटक ने भले ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की छवि एक कठोर नेता की बना दी हो, लेकिन उनकी पत्नी का कहना है कि वो मन से बेहद रोमांटिक तथा भावुक शख्स हैं। पेशे से बैंकर अमृता फडणवीस ने एक कार्यक्रम के दौरान अपने निजी जीवन के बारे में खुलकर बातचीत की और कार्यक्रम के दौरान एक रोमांटिक गीत भी गाया, जिसे दर्शक और उनके पति मुस्कुराहट के साथ सुन रहे थे। कार्यक्रम के खत्म होने पर जब मीडिया ने सवाल जवाब किया तो अमृता फडणवीस ने कई राज खोले और अमृता ने कहा कि मेरे पति भी मुझे नोटिस नहीं करते हैं कि मैंने क्या पहना है या मेरे बाल कैसे बने हुए हैं या फिर मेरा वजन बढ़ा या घटा है। अमृता ने कहा कि उनके पति उन्हें इतना प्रेम करते हैं कि वो उनमें आए बदलावों को देख ही नहीं पाते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि वो बहुत रोमांटिक है और मुझे उनके अंदर जो सबसे रोमांटिक चीज मिली है वो है मेरी बेटी दिविजा। देवेंद्र गंगाधर राव फडणवीस महाराष्ट्र की राजनीति का वो नाम है जिसने अपने पिता से राजनीतिक विरासत मिलने के बावजूद अपनी अलग पहचान बनाई। फडणवीस ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखते हैं और उनके पिता गंगाधर राव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जनसंघ में रहे हैं। फडणवीस के पिता राज्य विधान परिषद के सदस्य भी रहे हैं। देवेंद्र ने लॉ से स्नातक किया है और इसके अलावा बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई भी की है। फडणवीस अपने कॉलेज के दिनों में एबीवीपी के एक सक्रिय कार्यकर्ता थे। एबीवीपी के कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने जमीनी स्तर पर राजनेताओं के लिए कार्य किया। देवेंद्र फडणवीस का जन्म 22 जुलाई 1970 को महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ था। देवेंद्र के पिता गंगाधर फडणवीस नागपुर से महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य के रूप में कार्यरत थे और अमरावती के कल्ती परिवार के वंशज हैं और इनकी मां सरिता फडणवीस विदर्भ हाउसिंग क्रेडिट सोसाइटी की पूर्व निदेशक थी। फडणवीस को इंदिरा कॉन्वेंट से प्रारंभिक स्कूली शिक्षा मिली, जिसे उस वक्त के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया था। आपातकाल के दौरान फडणवीस के पिता गंगाधर जनसंघ के सदस्य थे। सरकार विरोधी प्रदर्शन में भाग लेने के लिए जेल में भी बंद रहे। बाद में फडणवीस ने इंदिरा कॉन्वेंट में अपनी पढ़ाई जारी रखने से इनकार कर दिया क्योंकि वो प्रधानमंत्री के नाम पर एक स्कूल में शामिल नहीं होना चाहते थे। देवेंद्र ने 12वीं कक्षा को पूरा करने के बाद 5 साल की एकीकृत कानून की डिग्री के लिए गवर्नमेंट लॉ कॉलेज नागपुर में दाखिला लिया और 1992 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। फडणवीस के पास बिजनेस मैनेजमेंट में स्नातकोत्तर की डिग्री भी है। एक कॉलेज के छात्र के रूप में फडणवीस एबीवीपी के एक सक्रिय सदस्य थे। पहली बार रामनगर वार्ड से अपना पहला नगर पालिका चुनाव जीता। 5 साल बाद नागपुर नगर निगम के सबसे कम उम्र के महाप्रबंधक फडणवीस बन गए और भारत के इतिहास में दूसरा सबसे कम उम्र का महापौर बने। 1999 में पहली बार महाराष्ट्र राज्य विधानसभा के लिए चुने गए और देवेंद्र फडणवीस वर्तमान में 2014 के विधानसभा सदस्य के रूप में अपने चौथे कार्यकाल में सेवा कर रहे हैं। फडणवीस पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षकों, केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव की उपस्थिति में विधान भवन में एक बैठक में नए बीजेपी विधायकों द्वारा विधायी दल के नेता का चयन किया गया था। जगत प्रकाश नड्डा 31 अक्टूबर 2014 को फडणवीस को बीजेपी से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई थी और अभी तक सफलता से सरकार चला रहे हैं। भारतीय जनता पक्षाचे यशस्वी अध्यक्ष श्री अमित शहा आणि आमचे मार्गदर्शक शिवसेना पक्ष प्रमुख
आदरणीय उद्धवजी ठाकरे या ठिकाणी मंचावर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी आणि शिवसेनेचे सर्व ज्येष्ठ नेते, त्याचप्रमाणे मंचावर जागा कमी असल्यामुळे या ठिकाणी उपस्थित असलेले सर्व ज्येष्ठ नेते मंडळी आणि उपस्थित पत्रकार बंधूंनो, आपल्या सर्वांनाच याची कल्पना आहे की शिवसेना आणि भारतीय जनता पार्टी हे दोन्ही पक्ष 25 वर्ष युतीमध्ये एकमेकांसोबत सातत्याने महाराष्ट्राच्या आणि देशाच्या राजकारणात वावरले आहे. काही मुद्द्यांवर आमच्यामध्ये मतभेद झाले असतील, परंतु सैद्धांतिक दृष्ट्या हे दोन्ही पक्ष हिंदुत्ववादी पक्ष आहेत आणि त्यामुळे आमचा मूळ विचार हा मात्र सारखा राहिलेला आहे. आणि म्हणूनच इतके वर्ष आम्ही एकत्रितपणे महाराष्ट्राच्या आणि देशाच्या राजकारणात सोबत राहिलो. मागच्या विधानसभेच्या निवडणुकीच्या वेळी काही कारणाने आम्ही सोबत राहू शकलो नाही, परंतु त्यानंतर गेली 4.5 वर्ष केंद्रामध्ये आणि राज्यामध्ये आम्ही एकत्रित, केंद्रात एनडीएचं सरकार आणि राज्यामध्ये देखील एनडीएचं युतीचं सरकार हे आम्ही एकत्रितपणे त्या ठिकाणी चालवतो आहोत. आणि आज ज्यावेळी देशामध्ये काही लोक एकत्रित येऊन एक संक्रमणाची अवस्था तयार करण्याचा प्रयत्न करतायत आणि विशेषतः राष्ट्रीय विचारांना आव्हान देण्याचा प्रयत्न करतायत, त्यावेळी राष्ट्रीय विचारांचे पक्ष हे एकत्रित आले पाहिजे ही जनभावना देखील होती आणि त्याच जनभावनेचा आदर देखील या दोन पक्षांनी राखलाय. आणि आम्ही पुन्हा या ठिकाणी लोकसभा, विधानसभा सर्व निवडणुकांकरता एकत्रित येण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. हा निर्णय घेत असताना केवळ सत्ता पदे यापुरतं मर्यादित नाही, तर एक मोठी वैचारिक चर्चा हो. काही मुद्दे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धवजींनी आमच्यासमोर मांडले, त्या मुद्द्यांवर चर्चा होऊन आणि पुढे जाताना कशा प्रकारे सामान्य माणसाचं, शेतकऱ्याचं, गरिबाचं हित आपल्याला राखता येईल याचा व्यापक विचार करून आम्ही ही युती करण्याचा निर्णय घेतलाय. विशेषतः आपल्या सर्वांना माहिती आहे की अयोध्येमध्ये प्रभू श्रीरामाचं मंदिर झालं पाहिजे ही अतिशय आग्रही मागणी माननीय उद्धवजींनी या ठिकाणी केलेली आहे आणि भारतीय जनता पक्षाचं त्याला पूर्ण समर्थन आहे. कारण त्या ठिकाणी राम मंदिर व्हावं आणि ते लवकरात लवकर व्हावं याबद्दल दोन्ही पक्ष हे पूर्णपणे आग्रही आहेत. आणि नुकतंच केंद्र सरकारने देखील जवळजवळ 63 एकर जमीन जी त्या ठिकाणी अविवादित आहे ती न्यासाला देऊन मंदिर निर्माणाचा मार्ग एक प्रकारे सुकर करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आणि त्यातनं हे जे प्रयत्न आहेत हे दोन्ही पक्षांचे प्रभू श्रीरामाचं मंदिर हे त्या ठिकाणी लवकरात लवकर व्हावं या संदर्भातले निश्चितपणे आहेत आणि आमच्यातला धागा देखील हा आहे. आणि म्हणून
या सगळ्या व्यापक गोष्टींचा विचार करत असताना विशेषत्वाने महाराष्ट्रातले आमचे जे शेतकरी आहेत यांच्या हिताच्या संदर्भातले निर्णय हे झाले पाहिजेत. या संदर्भातला जो काही आग्रह माननीय उद्धवजींनी सातत्याने ठेवला आणि विशेषतः महाराष्ट्रामध्ये आपण छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना या अंतर्गत कर्जमाफी महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांना दिली. जवळजवळ 50 लाख शेतकऱ्यांना आपण ही कर्जमाफी दिली. तथापि काही शेतकरी हे तांत्रिक कारणामुळे किंवा विविध बाबींमुळे या योजनेपासून वंचित राहिले. काही ठिकाणी बँकांनी पाहिजे त्या प्रमाणात सहकार्य केलं नाही. अशा प्रकारच्या गोष्टी उद्योजकांनी त्या ठिकाणी लक्षात आणून दिल्या आणि म्हणून आम्ही हा निर्णय केला आहे की जे लोक अशा प्रकारे तांत्रिक कारणामुळे सुटले असतील किंवा ज्या ठिकाणी बँकांनी सहकार्य केलं नसेल त्याचा त्वरित आढावा घेऊन त्या संदर्भातले निर्णय घ्यायचे आणि अशा सुटलेल्या सर्व लोकांना या कर्जमाफीचा उचित फायदा मिळाला पाहिजे. या संदर्भात जे काही आवश्यक निर्णय असतील ते निर्णय हे लवकरात लवकर आम्ही त्या ठिकाणी घेणार आहोत आणि तो फायदा देखील त्यांना मिळेल अशा प्रकारचा प्रयत्न या ठिकाणी होणार आहे.